हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक है डीएनए अणु की रासायनिक संरचना। अभी तक पिछले वीडियो में हमने डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है इस संबंध में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के विषय में हमने जाना था। आज हम डीएनए के कंपोनेंट्स के विषय में जानेंगे कि डीएनए में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति, डीएनए की आकृति, डीएनए अणु की आनुवंशिक संरचना रासायनिक संरचना, इसके विषय में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए हम इसके विषय में जानते हैं। एक बात और आपको बतानी है कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ढंग से देखिए। वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे सारी बात समझ में नहीं आएगी। डीएनए जीव विज्ञान का एक बहुत ही कठिन टॉपिक है। सबसे ज़्यादा कठिन कुछ है तो केवल डीएनए, और यही हमको लगता है कि यही पढ़ने लायक भी है। जहाँ तक मेरा अनुभव है यही पढ़ने लायक है, इसी में पढ़ने में आनंद आता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको, आपको भी अच्छा लगेगा। आपको बताया था कि डीएनए ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है। डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं कोशिका में? कोशिका के केंद्रक में डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में पाए जाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें क्रोमैटिन धागे के रूप में। लेकिन जब कोशिका विभाजित होना होता है तो यही क्रोमैटिन धागे संघनित होकर मोटे हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं, यानी स्पष्ट रूप से ये दिखाई देने लगते हैं। आइए हम इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहला है कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति। कोशिकाओं में देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है, लेकिन कुछ वायरसों में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है। अब आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, वो किस प्रकार से लक्षणों को ले जाता है इसको हम जीन प्रकटन नियमन पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, एक बात बता दें आपको, उनमें एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, वो आरएनए पहले डीएनए का संश्लेषण करता है और फिर तब डीएनए जो है वो फिर आरएनए का संश्लेषण करता है, और इस प्रकार से वायरल जीनोम की प्रतिलिपियां बनती। तो इसको हम लोग आगे जीन प्रकटन और नियमन का जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम डीएनए की कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति के विषय में जानते हैं। देखिए, कोशिकाओं में डीएनए दो रूपों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए। दोनों ही रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, इसको हम लोग पूर्व में ही पढ़ चुके। यहां इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है वो चूंकि केंद्रक कला पाई नहीं जाती है तो कोशिका में एक कोने में पड़ा रहता है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए एक कोने में पड़ा रहता है और उस स्थान को, जो कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, उस स्थान को न्यूक्लियोइड कहते हैं। कोशिका कला से चिपका रहता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स भी उसको कहा जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए केंद्रक के अंदर यानी बंद रहता है, और इस डीएनए में क्या पाई जाती है?
इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, जबकि इस डीएनए में, प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अब कोशिकाओं में डीएनए की आकृति किस प्रकार होती है? देखिए, डीएनए की आकृति दो प्रकार की होती है। पूरे जो है डीएनए की आकृति दो प्रकार की है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सर्कुलर रूप में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सर्कुलर रूप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सर्कुलर रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि किस रूप में पाया जाता है? लीनियर रूप में पाया जाता है, रेखीय रूप में पाया जाता है। और इस प्रकार से ये कोशिका विभाजन के समय इस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स का निर्माण कर लेता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सर्कुलर प्रकार का, इस प्रकार का। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अतिरिक्त किसमें? प्रोकैरियोटिक में और किसमें? कौन सा बताए थे हम? हरित लवक में। हरित लवक में जो डीएनए है किस प्रकार का होता है? सर्कुलर प्रकार का होता है। आइए हम डीएनए अणु की रासायनिक संरचना के विषय में जानें। देखिए, डीएनए अणु के तीन घटक हैं। नंबर 1 पेंटोज शर्करा, नंबर 2 फास्फेट समूह, नंबर 3 नाइट्रोजनी बेस। कोई भी डीएनए हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए हो और चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए हो, उसमें यही तीन घटक पाए जाते हैं, यही तीन घटक उपस्थित होते हैं। नंबर 1 पेंटोज शर्करा, नंबर 2 फास्फेट समूह, नंबर 3 नाइट्रोजनी। अब ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्यूरिन, नंबर 2 पिरिमिडीन। आइए इनकी संरचना समझ लेते हैं। देखिए, जो प्यूरिन है वो उसमें रिंग पाई जाती है, जो रिंग है वो द्विबलीय रिंग पाई जाती है। ये यहाँ आप प्यूरिन की संरचना को देख रहे हैं। इसमें पहले तीसरे और सातवें स्थान पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। इस रिंग में पहले तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, द्विबलीय रिंग। पहले तीसरे सातवें और नौवें स्थान पर इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, बाकी दूसरे चौथे पांचवें छठवें और आठवें स्थान पर कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें दूसरे प्यूरिन की, ग्वानिन की, तो इसमें पहले तीसरे सातवें और नौवें स्थान पर नाइट्रोजन उपस्थित है, बाकी दूसरे चौथे पांचवें छठवें और आठवें स्थान पर क्या उपस्थित है? कार्बन है। ये भी द्विबलीय रिंग है। ये जो प्यूरिन है ये दो प्रकार की होती है। प्यूरिन दो प्रकार की, एडेनिन और ग्वानिन दो प्रकार की होती है। अब आ जाते हैं पिरिमिडीन पर। पिरिमिडीन तीन प्रकार की होती है। पिरिमिडीन तीन प्रकार की होती है, साइटोसिन, थायमीन और देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ेंगे तो एक अंतर है डीएनए और आरएनए में कि डीएनए में थायमीन पाया जाता है और जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अब ये क्या है? ये एक वलीय रिंग है। जो पिरिमिडीन है वो क्या है? एक वलीय रिंग है, यानी ये सिंगल रिंग है। पिरिमिडीन की जो रिंग है, ठीक है, थायमीन और साइटोसिन ये तो पाए जाते हैं डीएनए में, और आरएनए में ये थायमीन नहीं पाया जाता, बल्कि इसके स्थान क्या होता है? यूरेसिल होता है। और ये कौन सा क्षारक है? पिरिमिडीन क्षारक है।
इसमें भी, इन क्षारकों में भी पहला स्थान और तीसरा स्थान, पहले तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन है और बाकी चौथे पांचवें, दूसरे चौथे पांचवें और छठवें स्थान पर कार्बन का परमाणु रिंग में उपस्थित होता है। अभी अंतर हम जान लेते हैं। ऐसे ही इसमें भी है, पहले और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन उपस्थित है में, और बाकी दूसरे चौथे पांचवें और छठे स्थान पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। इसी तरह इसमें भी है, यूरेसिल में भी पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन है, देख रहे हैं, फिर दूसरे चौथे पांचवें और छठवें पर यूरेसिल उपस्थित है। अब इनमें अंतर जान लेते हैं। पहले प्यूरिन और प्यूरिन के एडेनिन और ग्वानिन में अंतर जान लेते हैं। देखिए कोई अंतर नहीं। अंतर किसका है? ग्वानिन में जो छठा कार्बन परमाणु है, उस कार्बन परमाणु से द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा है, द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा है, जबकि यही एडेनिन में छठवें स्थान के कार्बन परमाणु से NH2 ग्रुप जुड़ा है, यानी अमीन ग्रुप जुड़ा है। और बाकी देख रहे हैं, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कितना है कि ग्वानिन के छठे स्थान पर कार्बन परमाणु से द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि एडेनिन में छठे स्थान के कार्बन परमाणु से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है या अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यही प्यूरिन के एडेनिन और ग्वानिन में अंतर है। आइए देख लें एडेनिन में क्या अंतर है। चौथे स्थान के साइटोसिन और थायमिन में पहले देख लेते हैं। चौथे स्थान के कार्बन परमाणु में, चौथे स्थान के कार्बन परमाणु से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसमें? साइटोसिन में। और पांचवें स्थान के कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, पांचवें स्थान के कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि थायमिन में चौथे स्थान के कार्बन परमाणु से द्विबंध द्वारा एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देख रहे होंगे यहां, चौथे स्थान के कार्बन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, और पांचवें स्थान के कार्बन परमाणु से एक मेथिल ग्रुप या CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसमें? थायमिन में। अब DNA में तो थायमिन आता है और RNA में क्या आता है? यूरेसिल आता है। तो अब थायमिन और यूरेसिल में देख लेते हैं। देखिए थायमिन और यूरेसिल में बहुत विशेष अंतर नहीं है। अंतर किसका है? पांचवें कार्बन परमाणु का, पांचवें कार्बन परमाणु का। थायमिन में पांचवा कार्बन परमाणु से CH3 समूह जुड़ा हुआ है, पांचवें कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा हुआ है। ये बेसिक अंतर है। अब साइटोसिन और यूरेसिल में देख लें, कोई अंतर नहीं है। अंतर कितना है? साइटोसिन के चौथे कार्बन परमाणु से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि क्या है? जबकि यूरेसिल के चौथे स्थान पे ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए, यानी एक DNA की रासायनिक संरचना में पेंटोज शुगर, फास्फेट समूह, नाइट्रोजनी बेस। अब दो रह गए, पेंटोज शुगर रह गया और फास्फेट समूह रह गया। देखिए जो पेंटोज शुगर है दो प्रकार की, शुगर दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो राइबोज शुगर और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर ये RNA में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA में पाई जाती है। दोनों में अंतर क्या है? ये है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है?
दोनों में बहुत विशेष अंतर नहीं है। अंतर किस बात का है दोनों में किस बात का अंतर है? दोनों में अंतर इस बात का है केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु का अंतर है दोनों में। दोनों में क्या है? केवल ऑक्सीजन परमाणु का अंतर है। किसमें? राइबोज शुगर में और डीऑक्सी राइबोज शुगर में। देखिए, जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसमें जो दूसरे स्थान का कार्बन परमाणु है उससे नीचे की ओर केवल H परमाणु जुड़ा है। किसमें? डी। केवल क्या जुड़ा है? H परमाणु जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि यहीं पर यहां पर क्या करें, हम एक O और जोड़ दें, OH जोड़ दें, तो अब ये डीऑक्सी की जगह क्या हो जाएगी? केवल राइबोज शुगर हो जाएगी। ठीक है, यानी हम ये कहें कि केवल किसका अंतर है? केवल दोनों में एक ऑक्सीजन परमाणु का अंतर है। डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होती है, जबकि राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन परमाणु रिंग में होते हैं, जबकि 5वां कार्बन परमाणु रिंग के बाहर होता है। इस शुगर में 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, तो ये पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी संरचना को दोबारा फिर बताएंगे। दूसरा है, एक और है फास्फेट समूह या PO4 समूह। ये H3PO4 के समूह में होता है। H3PO4 के समूह में इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल कहते हैं इसको। ये फास्फोरिक अम्ल इस रूप में होता है, 1, 2, 3 H हो गया, H3P 1, 2, 4 H3PO4 यानी फास्फोरिक के रूप में होता है। लेकिन 2 हाइड्रोजन परमाणु जब इससे निकल जाते हैं तो ये बन जाता है PO4। और इसकी प्रकृति क्या होती है PO4 की? इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। PO4 की इसी कारण से जो डीएनए होता है उसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। उसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। तो ये है डीएनए अणु की रासायनिक संरचना। अब डीएनए अणु किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या उसकी संरचना है, किस प्रकार से एडेनिन ग्वानिन से जुड़ता है, साइटोसिन थायमिन से जुड़ता है, 2 सर्पिलाकार संरचना है डीएनए। इस सब के विषय में विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आपका भी मन नहीं लगता है और हम भी जो है सोचते हैं कि कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसको समझने के लिए एक वीडियो, जो सीरीज बन रही है वीडियो की, उसका एक वीडियो आप लोग देखें। हम आशा करते हैं कि आपकी समझ नहीं आ रहा होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।